बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जियो पॉलिटिक्स में एक और बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर गार्डियन और तमाम दुनिया के अखबारात इस पर लिख रहे हैं कि ईरान में इलेक्शन हुए हैं और ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी को चुन लिया गया है, वो सदर मुंतखब हो गए हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि ये इब्राहिम रईसी आखिर हैं कौन, ये अमेरिका के नापसंदीदा शख्स क्यों हैं, इसके अलावा अमेरिका ने इन पर पाबंदियाँ क्यों लगाई थी, किस वजह से लगाई थी, और इसके अलावा ईरान की हिस्ट्री 1950 से ऑनवर्ड कि रज़ा शाह पहलवी, उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन आया, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ईरान में सुप्रीम लीडर की क्या हैसियत है, सुप्रीम लीडर इतने ताकतवर क्यों है, और अभी जो है सुप्रीम लीडर वो कौन है। और इसके अलावा ईरान की मईशत के बारे में कि वो उसकी जीडीपी क्या है, कहाँ पे खड़ा है ईरान। और नए सदर आएंगे जो अगस्त में 4 संभालेंगे, इब्राहिम रईसी, ये ईरान को क्या इन बहरानों से निकाल पाएंगे। ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट जो करता है वो किन किन ममालिक को करता है, और ईरान को क्या चैलेंजेस हैं आने वाले फ्यूचर में। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इब्राहिम रईसी ये ईरान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन में हसन रूहानी को शिकस्त दी है और यानी कि हसन रूहानी को रिप्लेस किया है, और अब ये ईरान के सदर हैं जो कि अगस्त में 4 संभालेंगे। देखिए, ईरान की पार्लियामेंट का सिस्टम ये है कि सबसे टॉप पर सुप्रीम लीडर होते हैं, उसके बाद नीचे प्रेसिडेंट हैं, और उसके नीचे इनकी पार्लियामेंट होती है जिसको मजलिस कहा जाता है। सुप्रीम लीडर की हैसियत बहुत ये ताकतवर होते हैं सुप्रीम लीडर। देखिए, ये अभी जो है करंट ये सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी थे, जिनको शॉर्ट में खमीनी भी कहा जाता है। क्या हुआ कि 1953 से लेकर 1979 तक रज़ा शाह पहलवी ईरान के हुक्मरान थे, लेकिन क्या हुआ कि 63 में ये 1953 से लेकर 1979 तक ईरान पर हुक्मरानी करते हैं। 26 साल, ये 26 साल बनते हैं। लेकिन 63 में ये आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी को अरेस्ट करते हैं, उनको एग्जाइल में भेज देते हैं, दूसरे इनके मुल्क बदर कर देते हैं, दूसरे मुल्क में भेज देते हैं। उसके बाद ये जो इनका पीरियड है 63 से लेकर 79 तक, ये खमीनी जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी है ये बाहर ही रहते हैं। ये रज़ा शाह पहलवी का दौर होता है, इसमें इसको वाइट रेवोल्यूशन का दौर कहा जाता है 1963 से लेकर 79 तक। वाइट रेवोल्यूशन से मुराद ये है कि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स की ईरान के अंदर, इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया, और भी दूसरी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो ईरान में की। लेकिन एक राय ये दी जाती है कि ये अपना तख्ता मजबूत करने के लिए ये तमाम काम कर रहे थे। तो बेसिकली 63 से लेकर 79 तक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी मुल्क से बाहर रहते हैं। उसके बाद 79 में उनको बुलाया जाता है और ये रज़ा शाह पहलवी को रिप्लेस करके तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इनको सुप्रीम लीडर 1 कहा जाता है। ये 79 से 89 तक रहते हैं। 89 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो करंट अली खमीनी है, जो करंट इनके सुप्रीम लीडर 2 हैं, वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की जगह पे वो 4 संभालते हैं उनकी डेथ के बाद, और 89 से लेकर अब तक ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि ये ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो इब्राहिम रईसी हैं, जो नए सदर मुंतखब हुए हैं, इन पर अमेरिका की तरफ से बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। अमेरिका इन पर इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने 1998 में और 2008 में इन्होंने पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन की, यानी कि पॉलिटिकल वर्कर्स को इन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको सख्त सजाएं दी। इसलिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी यही रहती है, वो अपने हर मुल्क में, हर सिस्टम में, हर पॉलिटिकल सिस्टम में अपने बंदे छोड़ता है, अपने उनके ख़ास बंदे होते हैं कि जो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को डीरेल करते हैं। तो अमेरिका को ये बातें बहुत नागवार गुजरी कि जब इन्होंने एग्जीक्यूशन की, मैस एग्जीक्यूशन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इन्होंने लटकाया, इन्होंने सजाएं दी, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन पर 2019 में इन पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी से मुराद ये होता है कि अमेरिका का कोई भी शख्स, कोई भी बिजनेसमैन इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा इनका दाखिला मना होगा अमेरिका आने में, और इसके अलावा अमेरिका और भी दूसरे जिन ममालिक को, यूरोप के ममालिक को कहेगा तो वो भी इन पर यही पाबंदियाँ लगाएंगे। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के रिलेशंस बहुत ख़राब हैं। अमेरिका का इवन कोई एम्बेसडर ईरान में नहीं है, इसी तरह वाइस वर्सा ईरान का एम्बेसडर अमेरिका में नहीं है। अब देखिए, पैगाम ये कैसे भेजते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है। ईरान पाकिस्तान को मैसेज भेजता है, इसी तरह अमेरिका स्विट्जरलैंड के जरिए ईरान के साथ कम्युनिकेशन में रहता है। ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हैं अमेरिका ने और दूसरे यूरोप के ममालिक ने कि ईरान की जो मेन प्रोडक्ट है वो है ऑयल। अब देखिए, ईरान ऑयल अपना 20% के करीब चाइना को एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो है जापान। जापान को तकरीबन 15% के करीब करता है। उसके बाद इंडिया है जिसको तकरीबन 13% के करीब ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ये इतने अनरिलायबल नेबर है इंडिया, इतना अनरिलायबल फ्रेंड है ईरान का, कि जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जंग के करीब आ गए, जब ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल फेंके, जो कहा गया था, जो खबरें थी, अमेरिका इल्ज़ाम लगाता था, तो अमेरिका के उधर अड्डे भी थे, इसके अलावा अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी थी, तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जंग के करीब आ चुके थे। तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत को कहा कि वो ईरान के साथ अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट को, अपनी जो इंपोर्ट करता है इंडिया ईरान से, उसको ख़त्म कर दे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इंडिया इतना अनरिलायबल नेबर है, अनरिलायबल फ्रेंड है कि उसने कई सालों की दोस्ती ईरान के साथ उसने चंद दिनों में उसने ख़त्म कर दी। उसने जो ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स या MOU साइन हुए थे, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिए। इंडिया बेसिकली ईरान से $8 बिलियन का ऑयल लेता था, तो उसने लम्हा भर देर नहीं की और अमेरिका के कहने पर उसने ईरान के साथ ये डील को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील करना चाहिए। उसका मकसद ये था कि इंडिया चाबहार के ज़रिए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी करे, अफ़गानिस्तान के ज़रिए अपने दहशतगर्दों को भिजवाए और अफ़गानिस्तान में भी डीरेल करे उसका सिस्टम और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करे। तो ईरान के लिए ज़रूरी ये है, ये जो नए सदर आए हैं, हमारा उनको पैगाम है पाकिस्तान के ब्याह पर कि इब्राहिम रईसी, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में अमन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में तरक्की हो, मुआशी तरक्की हो, ईरान दुनिया के टॉप मुल्कों में ईरान का नंबर आए, तो ईरान को पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में रहना होगा। देखिए, उसके लिए चीन ने और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है ईरान को कि ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना अगले 25 साल के लिए। उसका मकसद ये है कि चूंकि अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाकर ईरान को इस्तेमाल करता था पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। देखिए, बहुत बड़ी मिसाल कुलभूषण की है कि वो ईरान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, तो कुलभूषण ने ग्वादर को डिस्टेबल करना चाहा, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बम धमाके किए। तो ईरान के लिए ज़रूरी है, इब्राहिम रईसी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हाथ बढ़ाए और अपने मुल्क में अमन लाए और खुशहाली लाए। $400 बिलियन, इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट आएंगे ईरान में। ईरान को ये इवल पावर्स है, भारत, अमेरिका और इसराइल, इनके चुंगल से निकलना होगा। अगर ये इन्हीं के चुंगल में रहा, खासकर भारत के साथ, तो ईरान में कभी अमन नहीं होगा, ईरान में कभी मुआशी तरक्की नहीं होगी। तो हम इब्राहिम रईसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान की दोस्ती को ऑनर करे, चाइना की दोस्ती को ऑनर करे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा कि इब्राहिम रईसी को क्या क्या इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात और चाइना के साथ तल्लुकात मजबूत हों और इंडिया जो कि इवल पावर है उसके चुंगल से निकल सके। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।